मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनॉइज पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। लंबा इसलिए क्योंकि ज्योतिष जब हम पढ़ते हैं तो देश काल पात्र को ज़रूर जो है वो ध्यान में रखा जाता है। तो जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं उसी समय डोनाल्ड ट्रंप अपने सोशल मीडिया ट्रूथ पर लिख रहे हैं कि उन्होंने जो वेनेजुएला है उसके राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को जो है वो कैप्चर कर लिया। कैप्चर वर्ड उन्होंने यूज़ किया। अब कैप्चर को किस लिहाज से लेना चाहिए ये न्यूज़ में बाद में पता लगेगा, लेकिन ये उनका जो ट्रुथ सोशल है उसके हैंडल के ऊपर जो जानकारी आ रही है वो ये आपके सामने है। तो अब इसमें होगा क्या एक्चुअल में जो ट्रंप करना चाह रहे हैं। मैं इसको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि इसका सीधा वास्ता गोल्ड, सिल्वर और कॉपर के साथ है। ये एक्सप्लेन करना इसलिए ज़रूरी। हम इसकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के ऊपर भी आएंगे जो पिछले वीक रहा है, लेकिन पहले जो ये खबर आ रही है, बड़ी खबर, इसको एनालाइज करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो वेनेजुएला के पीछे पड़े हुए हैं। आरोप ये लग रहा है कि वो ड्रग तस्करी को प्रमोट कर रहा है वेनेजुएला, या उसके जो प्रेसिडेंट हैं वो ड्रग तस्करी को प्रमोट कर रहे हैं। हमने देखा कि एक दो बार यूएस की फोर्सेस ने उनके जो शिप्स होते हैं उनके ऊपर अटैक भी किए, और बाद में खबरें ये आनी शुरू हो गई कि उन्होंने उनके जो शिप्स हैं ऑयल के वो ब्लॉक कर दिए। दरअसल वेनेजुएला जो है वो दुनिया का बहुत बड़ा क्रूड जो है वो प्रोड्यूसर कंट्री है। काफ़ी ऑयल है उसके पास, और वेनेजुएला के क्रूड इंडस्ट्री या ऑयल इंडस्ट्री कह लीजिए, इसमें चाइना और रशिया की इन्वेस्टमेंट भी है। इसी कारण जो यूएस प्रशासन है या ट्रंप प्रशासन है उसने उसके ऊपर सैंक्शन भी लगा रखी हैं। तो ये एक बड़ी पिक्चर का पार्ट है कि वेनेजुएला को सीधा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है यूएस। हालांकि ऑफिशियली यूएस ने कभी नहीं कहा कि वो इसके ऑयल को जो है वो स्नब करना चाहता है या उसको कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन इसके बावजूद जो लार्जर पिक्चर नज़र आ रही है, जो स्थिति नज़र आ रही है, वो यही लग रहा है कि ऑयल को लेकर सारी जंग है। और ये जंग इसलिए ज़्यादा बड़ी है क्योंकि रशिया और चाइना जो है वो सीधे इन्वॉल्व है इसमें। अब क्या ये लड़ाई बढ़ जाएगी? क्या रशिया और चाइना इसमें इन्वॉल्व होंगे? क्या स्थिति और ज़्यादा बिगड़ जाएगी? तो एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो मैंने अपने एक पॉडकास्ट में नीरज वाजपेयी के साथ बोला था कि ये सूर्य और मंगल ये धनु राशि में है। ये फायरी अग्नि तत्व की राशि है। इसके ऊपर शनि की दृष्टि है मंगल के ऊपर। मंगल को शनि देख रहे हैं, शनि को मंगल देख रहे हैं। ये चार्ट आपके सामने आ रहा है। इस चार्ट में देखिए मंगल की दृष्टि शनि के ऊपर है, शनि की दृष्टि मंगल के ऊपर है, शनि की दृष्टि सूर्य के ऊपर भी है। तो साल की शुरुआत ही हमें लग रहा था कि वैसे भी ठीक नहीं रहेगी क्योंकि केतु भी इनको दृष्टि दे रहे हैं। तो होगा क्या, 16 को मंगल आगे निकल जाएंगे, 16 जनवरी को मंगल आगे निकल जाएंगे, लेकिन ये ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। मंगल कुछ दिन बाद ही में, लगभग 1 महीने बाद 23 फरवरी को आगे आएंगे, फिर राहु के साथ आ जाएंगे। तो मंगल का राहु के साथ आना वैसे ही जंग का कारक होता है। इसको अंगारक दोष बोलते हैं ज्योतिष की भाषा में, मंगल राहु जब एक साथ आ जाते हैं। उससे भी बड़ा खतरा यह है कि जब ये संवत शुरू हो रहा है 19 मार्च को सुबह 6:53 की कुंडली जो निकलती है उसमें भी मंगल राहु 12 में आ गए हैं, 12वें भाव में आ गए हैं। तो वो 12वां भाव खर्चे का भाव है, अच्छा भाव नहीं है ये। तो यहाँ पर मंगल राहु की युति हो जाना एक तरीके से वैश्विक शांति के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि बुलियंस जो है वो इस साल भी नहीं रुकेंगे। तो ये जो साल जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, जब ये संवत चल रहा है, तो सूर्य संवत के राजा हैं, और सूर्य संवत के राजा हैं तो अल्टीमेटली सूर्य का साल होने के कारण सत्ता अपनी चलाएगी, जो पावर है वो अपनी चलाएगी। हमने देखा कि ट्रंप 3 अप्रैल के बाद से लगातार टैरिफ के नाम के ऊपर दुनिया भर को डरा रहे हैं। अब इसके बाद ये वाला इशू शुरू हो गया वेनेजुएला वाला। बीच में उन्होंने ईरान के ऊपर अटैक करवाया, और ये सारा कुछ हुआ जब सूर्य जो है वो साल के संवत के राजा हैं। आगे गुरु राजा हैं और मंगल मंत्री हैं। मंगल को सेनापति कहा जाता है, यानी कि जंग वाला प्लैनेट, और जो मंत्री है वो राहु केतु एक्सिस में है। तो अल्टीमेटली इस साल भी वैश्विक शांति को खतरा रहेगा। जब ग्लोबल पीस डिस्टर्ब होता है तो सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट अगेन गोल्ड एंड सिल्वर में आती है। तो लार्जली ये मान के चलिए कि ये साल अच्छा रहेगा गोल्ड और सिल्वर के लिए भी। मैंने वीडियो में भी पिछले वीडियो में भी बताया था कि ये चीज़ अच्छी रहेगी। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा उनको वो वीडियो एक बार ज़रूर देखना चाहिए। तो ये तो एक जो जंग हुई है या वेनेजुएला के ऊपर अटैक हुआ है, हालांकि ये एक तरफा अटैक है क्योंकि इसकी जो मोर्चाबंदी है ट्रंप ने पहले शुरू कर दी थी। अपनी आर्मी को डिप्यूट कर दिया था वेनेजुएला के बॉर्डर्स के ऊपर, बहुत ज़्यादा डिप्लॉयमेंट हो गई थी। उसके बाद ये सडन अटैक हुआ है, और अटैक के बाद अब ट्रंप का जो ये ट्रुथ सोशल के ऊपर जो आया है, मैसेज आया है, वो आपके सामने है। खैर, ये तो वेनेजुएला और इसका अमेरिका का कन्फ्लिक्ट हो गया। इसको जो है वो जानना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि ईरान वाला इशू अलग चल रहा है। ईरान को ट्रंप 2 दिन पहले धमकी दे चुके हैं। इधर आपका रशिया यूक्रेन चल ही रहा है, और ये अभी फिलहाल शांत होने वाला नहीं है। जो प्लानिटरी पोजीशन है वो यही बता रही है कि फिलहाल
जंग शांत नहीं होगी। मैं लगातार अपने वीडियोस में मई से कह रहा हूं कि आगे जब जब शनि मीन में, मेष में और वृषभ में रहते हैं, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है, तो मेरा बेस जो है वो वही है कि ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट में गोल्ड सिल्वर बढ़ना चाहिए। एक तो ये है। दूसरा, इस साल माना जा रहा है कि 2 बार फेड रेट कट करेगा, 2 बार फेड रेट कट करेगा, तो अल्टीमेटली इससे गोल्ड बढ़ेगा। और तीसरा फैक्टर ये है कि सेंट्रल बैंक्स की बाइंग इस साल जारी रहेगी। तो ये तो एक मोटा मोटा साल का ओवरव्यू है। लेकिन पिछले हफ्ते को यदि हम कंपैरिजन करते हैं गोल्ड सिल्वर को की परफॉर्मेंस को, तो पिछला हफ्ता बड़ा जो है वो इंटरेस्टिंग रहा है। इंडिया के लिहाज से कंपेयर करेंगे तो अच्छे रिटर्न आए हैं, लेकिन यदि हम कॉमेक्स के ऊपर जाएंगे तो थोड़ा सा तस्वीर थोड़ी सी रिवर्स नजर आती है। अब इंडिया में इसी हफ्ते में सिल्वर ने टॉप किया 2,54,174 के ऊपर। 29 की रात थी। हमें लग रहा था कि 30 को सुबह जब बुध और शनि 180 डिग्री के एक्सिस पे आएंगे उस समय ये गिरना चाहिए, 90 डिग्री के एक्सिस पे, सॉरी 90 डिग्री के एक्सिस पे आएंगे तब ये गिरना चाहिए। लेकिन इसने 12 घंटे पहले ही 29 रात को गिरावट दिखाई 2,54,174 का स्तर दिखाया। उसके बाद ये गिरना शुरू हो गया। हालांकि अगले दिन फिर इसने तेजी दिखाई, लेकिन वो तेजी इसको बचाने के लिए काफ़ी नहीं थी। 2,51,000 एक बार फिर गया, लेकिन जो क्लोजिंग हुई है शुक्रवार को वो हुई है 2,36,316 के ऊपर। तो यदि हम इसका वीकली राइज देखेंगे तो 5.32% बनता है, यानी कि सिल्वर ने 5.32% राइज दिया इन टर्म्स ऑफ आपका रुपी टर्म में इंडिया में एमसीएक्स के ऊपर। और गोल्ड को यदि हम कंपेयर करेंगे तो गोल्ड ने जो है वो 1,40,465 का हाई बनाया, 1,35,761 पर बंद हुआ है और डाउन रहा है ये 2.3%। ये डाउन बंद हुआ। कॉपर ने पीक किया 1392 पर। कॉपर ने हमने देखा कि लगातार 2 बार अपर सर्किट लगाया और पीक करके फिर वहां से फिसला और अचानक से फिसल गया गोल्ड सिल्वर के साथ ही। जो वीकली क्लोजिंग हुई है इसकी 1287 पे हुई है, 1287 पर, और ये 9.17% के गेन के साथ बंद हुआ है। ये तो हमारे एमसीएक्स का हाल है। ये कॉपर की डिमांड इंडिया और चाइना में इसलिए ज़्यादा है क्योंकि लग रहा है कि जो इंडोनेशिया की जो एक माइन है, मेजर माइन है, वहां पर सप्लाई 2026 में भी बाधित रहेगी। इंडिया में ईवी के ऊपर बहुत काम हो रहा है, चाइना में ईवी के ऊपर बहुत काम हो रहा है। इंडिया में लगातार इकोनॉमी ग्रो कर रही है, उसका असर नजर आ रहा है। कॉपर की डिमांड लगातार फिजिकल मार्केट में बन रही है, सिल्वर की डिमांड लगातार फिजिकल मार्केट में बन रही है। इसलिए कॉपर और गोल्ड, कॉपर है जो है वो इंडिया में ज़्यादा तेज था और कॉमेक्स के ऊपर थोड़ा सा वीक था। यदि हम सिल्वर की बात करें कॉमेक्स में, तो सितंबर 2011 के बाद सबसे बड़ा वीकली फॉल इसमें आया है। लार्जेस्ट 1 वीक परसेंटेज जो आया है इन टर्म्स ऑफ जो डिक्लाइन आया है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ये 23 सितंबर 2011 के बाद सबसे बड़ा फॉल है। और जो 4 अप्रैल 2025 का हफ्ता था उसको यदि हम कंपेयर करें तो उस हिसाब से परसेंटेज के लिहाज से बड़ा फॉल है। तो मीन 5 वीक से लगातार तेज चल रहा था और 5वें वीक में इसने अपनी जो है वो गति जो है वो थाम दी। और ये कल जो बंद हुआ है, शुक्रवार को जो बंद हुआ है, 0.42 सेंट ऊपर, यानी कि लगभग 0.5% ऊपर, और जो है वो 4th हाईएस्ट क्लोज है हिस्ट्री का। ये जो सिल्वर की क्लोजिंग हुई है ना, ये 4th हाईएस्ट क्लोजिंग है। मींस यदि हम इसको कंपेयर करेंगे तो 4थी हाईएस्ट क्लोजिंग है, क्योंकि हाई मारा था इसने $82 के आसपास का, फिर नीचे हुआ। ये 4th हाईएस्ट क्लोजिंग है। और पिछले 9 सेशन जो कारोबारी सत्र होते हैं उनमें से 7 सेशन ये लगातार तेज रहा है, यानी कि तेजी अभी भी बनी हुई है, गिराने की कोशिश हो रही है लेकिन गिर नहीं रहा है। और अपने जो 52 वीक हाई था इसका, जो इसने मारा 52 वीक हाई था, उससे ये करीब 9% नीचे चल रहा है, करीब 9% नीचे चल रहा है। ये 30 दिसंबर का इसका हाई था, 30 दिसंबर के अपने हाई से 9% अभी भी नीचे है। और यदि हम इसको ईयर टू ईयर कंपेयर करते हैं तो 142% जो है 52 वीक लो से 142% ऊपर चल रहा है। अभी भी सिल्वर जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। 52 वीक हाइस का इसका यदि लो टेस्ट करते हैं तो $29 बनता है। तो आज जो इसकी क्लोजिंग है $29 से 142% ऊपर है। ये आपका डॉलर टर्म में सिल्वर का मूवमेंट है। तो इसको यदि हम आगे देखेंगे तो फ्राइडे को इसने 4 अप्रैल 2025 को लो बनाया था, उस लो से 142% ऊपर। और 52 वीक यदि हम 52 वीक का कंपैरिजन करेंगे तो 136% के आसपास की तेजी है। और यदि इसका हाई कंपेयर करेंगे तो हाई से लगभग 8.81% लगभग, यानी कि 9% के नीचे कारोबार कर रहा है आपका सिल्वर। यदि हम ईयर टू डेट की बात करते हैं, यानी कि
आज की डेट को पिछली डेट से कंपेयर करते हैं तो वहाँ पर भी जो है वो स्थिति ऐसी ही बनती है, लगभग 137% के आसपास का जो है वो तेज है। अब गोल्ड की बात करेंगे। गोल्ड जो है वो आपका गोल्ड फ्यूचर फ्राइडे को जो है वो डिक्लाइन हुआ। इसने शार्पेस्ट वीकली ड्रॉप देखा, यानी कि सबसे जो गंदे वाला वीकली ड्रॉप जो है वो पिछले हफ्ते में रहा है डॉलर टर्म के मामले में, क्योंकि इसने लगभग $220 के आसपास का डिक्लाइन देख लिया। यदि हम इसको देखें ना फ्यूचर में, यदि हम देखते हैं इसके कॉमेक्स के, तो $220.40 के आसपास इसमें गिरावट आई है। 4314 का जो है वो क्लोजिंग है, यानी कि $4314 के आसपास की क्लोजिंग है इसकी कॉमेक्स के ऊपर। ये लगभग 4.9% गिरा है, यानी कि 2021 की जून के बाद ये सबसे वर्स्ट वीकली क्लोजिंग है। हमें यहाँ पर कम नज़र आ रहा था क्योंकि रुपी जो है वो डेप्रिशिएट हुआ। हमारे यहाँ पर 2.3 और यूएस में 4.9। 3 वीक से लगातार तेज चल रहा था, लेकिन तीसरे वीक में इसने आके अपनी तेजी जो है वो थाम दी है और गोल्ड जो है वो अब थोड़ा सा वीक नज़र आने लगा है इसके ऊपर, चार्ट्स के ऊपर यदि हम देखते हैं। और इसके अलावा यदि हम देखते हैं तो हाई स्टेक जो है वो इसमें लगे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े घरों का पैसा लगा हुआ है इसमें, जो है वो बहुत रिस्क हो गया अब इसमें छोटे निवेशक के लिए। तो ये तो हो गया वीकली परफॉर्मेंस गोल्ड और सिल्वर का, कि गोल्ड और सिल्वर का वीकली परफॉर्मेंस कैसा रहा है। अब फंडामेंटली यदि हम बात करते हैं तो हमने बात कर ली है वेनेजुएला अटैक की, हमने पहले बात कर ली, फेड रेट कट की एक्सपेक्टेशंस हैं 2 हमने बात कर ली। तीसरा एक अहम फैक्टर है चाइना का सिल्वर एक्सपोर्ट के ऊपर कर्ब लगाना। चाइना ने कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशन लागू कर दिए हैं 1 जनवरी से, हालांकि उसके बाद से उनका बाजार नहीं खुला है, सोमवार को खुलेगा। तो चाइना ने क्या किया है, चाइना ने कुछ जो लोग एक्सपोर्ट करते थे ना सिल्वर वहाँ से, वहाँ पर टर्म्स ऐसी लगा दी हैं कि छोटा एक्सपोर्टर अब एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो उससे फिजिकल मार्केट में सप्लाई टाइट है। कल ही मेरे को एक यूएस से मेरा क्लाइंट बता रहे थे, मैंने उनको बोला कि सिल्वर फिजिकल में लेके आओ, तो मेरे को बता रहे थे ना उनको कॉस्को के स्टोर पे फिजिकल जाकर भी सिल्वर नहीं मिल रहा, और वहाँ पर वैसे भी ऑनलाइन भी सिल्वर नहीं मिल रहा है। ये ग्राउंड रियलिटी यूएस की है कि यूएस के स्टोर्स में सबसे बड़ा स्टोर कॉस्को का माना जाता है, वहाँ पर सिल्वर अब गायब होना शुरू हो गया है। और ये नतीजा है चाइना द्वारा सिल्वर के ऊपर जो है वो पाबंदी लगाने का, सिल्वर की एक्सपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगाने का। एक और बड़ा फैक्टर जो इस हफ्ते ध्यान में रखने की ज़रूरत पड़ेगी, जो पिछले हफ्ते में भी हुआ, 2011 में भी हुआ था। अब 2011 में बहुत कम लोगों को पता है कि सिल्वर के मार्जिन 5 बार बढ़ा दिए गए थे। शंघाई मर्चेंटाइल एक्सचेंज है जिसको बोलते हैं CME, ये कंट्रोल करता है कॉमेक्स का सारा जो कारोबार होता है, यहीं से CME से ही होता है। तो CME ने क्या किया, पिछले वीक में 2 बार मार्जिन बढ़ा दिए सिल्वर के ऊपर, गोल्ड के ऊपर। अब मार्जिन बढ़ा दिए तो उससे वॉल्यूम इतना ज़बरदस्त हुआ कि ये हिस्टोरिकल वॉल्यूम होगा। मैं आप डाटा स्टडी कर रहा था पिछले 2000 के बाद का, 1980 के बाद का, 1980 के बाद, क्योंकि बड़ी डिक्लाइन 1980 में आई थी, 1981 में आई थी, फिर 2011 में आई थी। इन 3 वर्षों में कभी भी कॉमेक्स के ऊपर इतना वॉल्यूम नहीं था जो वॉल्यूम हमने 29 और 30 दिसंबर को देखा। मंथली वॉल्यूम भी नहीं मिला इतना, डेली वॉल्यूम भी नहीं मिला इतना। मंथली वॉल्यूम एक बार 2011 में आया था जब इसने तेजी दिखाई थी। इसके अलावा वॉल्यूम के लिहाज से ये बहुत बड़ा वो फैक्टर था। उसका रीज़न यही था कि सौदे स्क्वायर अप हुए। स्क्वायर अप इसलिए हुए क्योंकि इन्होंने मार्जिन बढ़ा दिया था। 2011 में 5 बार बढ़ाकर 84% मार्जिन किया था। अभी सिल्वर का मार्जिन लगभग 20% के आसपास चल रहा है कॉमेक्स के ऊपर। तो यदि अगले हफ्ते मार्जिन बढ़ाता है तो ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि मार्जिन एक बार बढ़ सकता है। मार्जिन यदि बढ़ता है तो अल्टीमेटली इसका असर बाजार के ऊपर आएगा, ये हम ध्यान में जरूर रखेंगे। हम ज्योतिष को ध्यान में रखेंगे, एस्ट्रो साइकिल क्या कहता है उसको ध्यान में जरूर रखेंगे, लेकिन बाकी फैक्टर को नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला कि ज्योतिष जो बोलता है वो बोलता है कि देश काल पात्रों को जरूर ध्यान में रखेंगे। ट्रंप बहुत इंपॉर्टेंट पात्र है इस गोल्ड एंड सिल्वर में, और CME यानी कि जो कॉमेक्स है वो बहुत बड़ा पात्र है, क्योंकि ये दोनों ही प्ले कर रहे हैं। ट्रंप वेनेजुएला पे अटैक कर रहा है और CME आपका जो है वो मार्जिन बढ़ा रहा है, और तीसरे शी जिनपिंग जिन्होंने पाबंदी लगा दी है। तो इन तीनों को ध्यान में जरूर रखेंगे। एस्ट्रो साइकिल क्या कहता है, एस्ट्रो साइकिल थोड़ा सा वोलेटिलिटी की तरफ इशारा कर रहा है। वोलेटिलिटी इसलिए क्योंकि बहुत सारे ग्रह जो हैं वो इस समय एक साथ चल रहे हैं। अब देखिए धनु राशि में, ये आपके सामने चार्ट है, धनु राशि में सूर्य है, धनु राशि में शुक्र है, धनु राशि में मंगल है, धनु राशि में बुध है, और अल्टीमेटली हो क्या रहा है, ये तीनों को ही अस्त कर रहा है।
अब तीनों को अस्त कर रहा है तो ठीक है, कई बार अस्त स्थिति में भी बाजार चल जाता है, जैसे हमने देखा कि हाई इसने अस्त स्थिति में बना दिया, हमने निफ्टी देखा कि निफ्टी ने नया हाई लगा दिया। लेकिन जब 0 डिग्री पे प्लैनेट आ जाता है तो वहां पर दिक्कत हो जाती है, और अगले हफ्ते यही होने जा रहा है। इसलिए ध्यान जरूर रखेंगे कि अगले हफ्ते कौन कौन सी क्या क्या स्थिति आ रही है, ये आपके सामने चार्ट के ऊपर चलेगा। 6 जनवरी को शुक्र और मंगल का युद्ध है, लगभग 1 डिग्री पर जब ये दोनों प्लैनेट आ जाते हैं तो इसको बोलते हैं प्लैनेटरी वार। ये 8:19 पर शुरू होगा, शुक्रवार सुबह 6 बजे, 6 जनवरी को सुबह 6 बजे। 6 जनवरी को ही शुक्र और सूर्य 0 डिग्री पर आ जाएंगे रात को 9:59 पर, लगभग 10 बजे। तो ये टाइम जरूर ध्यान में रखिएगा, यहां पर दिक्कत आ सकती है। 7 जनवरी को बुध जो है वो एंटर करेंगे पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में 12:04, यानी कि 6 जनवरी की मध्य रात्रि को ही 2 इवेंट होंगे। एक तो 6 जनवरी की रात को 10 बजे होगा, और दूसरा 6 जनवरी रात को 12:04, यानी कि इंडिया के हिसाब से 7 जनवरी को। तो इसका मतलब यह है कि 6 और 7 की जनवरी को ओवरनाइट पोजीशन लेके जाना मुझे लगता है कि खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि यूएस में कुछ भी हो सकता है 6 जनवरी की रात को। और 7 जनवरी को ही मून और केतु 0 डिग्री पर आ जाएंगे लियो में। ये रात के 8 बजे होगा। और 6 और 7 का देखिए दिन कितना इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है, मंगलवार और बुधवार का। हालांकि सोमवार की ओपनिंग मुझे ठीक नजर आ रही है, एस्ट्रो साइकिल में ठीक है सोमवार का ओपनिंग जो है, क्योंकि चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे। कर्क राशि चांदी की राशि है, सामने मकर राशि है, उसको एक्टिवेट कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली मुझे लग रहा है कि सोमवार सुबह तक ठीक रहेगा। लेकिन जैसे ही चंद्रमा की पोजीशन ठीक बदलेगी, चंद्रमा थोड़ा सा नक्षत्र चेंज करेंगे, उसके बाद बाजार में थोड़ा सा हो सकता है कि हल्की गिरावट हमें देखने को मिले। तो ध्यान रखेंगे इस चीज का। 8 जनवरी को शुक्र और मंगल भी 0 डिग्री पे आ जाएंगे। अब देखिए दोनों प्लैनेट की नेचर कितनी डिफरेंट है। एक बिल्कुल सौम्य प्लैनेट है ना, एक लग्जरी का, ब्यूटी का, एंटरटेनमेंट का कारक, दूसरा फायरी। दोनों ही एक साथ आ जाएंगे, शुक्र चांदी के कारक भी हैं। तो यहां पर 8 जनवरी सुबह 8:09 पर इंडिया का मार्केट नहीं खुलेगा, उससे पहले ये इवेंट हो जाएगा, एस्ट्रो इवेंट। तो यहां पर भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। 9 जनवरी को सूर्य और मंगल 0 डिग्री पर, दोनों ही प्लैनेट कॉपर के कारक, सोने के कारक। जुपिटर से सोना देखा जाता है, मंगल से सोना देखा जाता है, सूर्य से सोना देखा जाता है, मंगल से हम कॉपर भी देखते हैं। तो ये कॉपर का कारक ग्रह जो है वो 9 जनवरी को सुबह 9 जनवरी को शाम को 5:04 पे 0 डिग्री के एक्सिस पे आ जाएगा, बिल्कुल अस्त हो जाएगा, इसकी अपनी जान नहीं रहेगी। यहां पर यह टाइम जरूर ध्यान में रखने वाला है। 9 जनवरी को ही जुपिटर एंड वीनस 180 डिग्री के एक्सिस पे आएंगे रात को 12 बजे। तो ये जो है प्लैनेटरी साइकिल रहेगा इस वीक का। लेकिन पॉजिटिव चीज क्या है? पॉजिटिव चीज यह है कि मून जो है वो कैप्रिकॉन में ही रहेगा, और कैप्रिकॉन में रहकर दोनों राशियों को एक्टिवेट करके रखेगा। और मून जो है वो 6 जनवरी तक रहेगा कैप्रिकॉन में। उसके बाद मून जब चला जाएगा लियो में, 6 जनवरी को लगभग 12:17 का समय है, वहां पर दिक्कत शुरू हो सकती है, क्योंकि मून जब लियो में जाएगा केतु राहु के एक्सिस में आएगा, केतु के साथ 0 डिग्री एक्सिस पे आ जाएगा 7 जनवरी को रात को 8 बजे। उस समय हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए। अदरवाइज मुझे अगला वीक वोलेटाइल नजर आता है। यदि हम जियोपॉलिटिकल सिनेरियो देखते हैं, चीजें देखते हैं, तो लगता है कि गोल्ड सिल्वर में एक तेजी बननी चाहिए। लेकिन यदि हम इसका एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं तो मुझे वोलेटिलिटी नजर आ रही है। हो सकता है कि मंगल और बुधवार का दिन थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल रहे। तो अपनी पोजीशन जो है, जो भी आपने करना है उसी हिसाब से रखिएगा। ये जो वीडियो है ये निवेश सलाह बिल्कुल नहीं है, ये जानकारी भर के लिए है, ताकि आप अलर्ट रहें, इन टाइमिंग्स के ऊपर अलर्ट रहें। MCX पर इसको देखकर ट्रेड मत करिएगा। इसको यदि देखकर ट्रेड करते हैं और आपका नुकसान होता है तो मैं या मेरा चैनल इसके लिए जिम्मेवार नहीं है। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।